हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेई मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट्स का आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। और टॉपिक जो है आज हमारे पास है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो बेसिकली आज हम लोग दो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना, हाउ वी मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन ये कैसे झिलमिल कर रहा भाई है, कैसे झिलमिल सा कर रहा है। कौन सा पेन ले लिया मैंने। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। सो हालांकि डिटर्मिनेंट्स दो डिटर्मिनेंट हैं और उनकी सेपरेट वैल्यू निकाल के भी हम लोग उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट विदाउट फाइंडिंग आउट सेपरेट डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, हम लोग डिटर्मिनेंट को एज इट इज, है ना, रो बाय रो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी सीखेंगे हम लोग आज। एंड दूसरा छोटा टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, है ना। दूसरा छोटा टॉपिक क्या है बच्चों, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। चलें भैया स्टार्ट करें क्या, कुछ लग रहा है क्या यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, हाउ वी मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट्स, है ना। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट्स। सो ध्यान रहे, देखिए दो मैट्रिक्स, दो डिटर्मिनेंट्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सो मेक श्योर डिटर्मिनेंट शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है भैया। सेम ऑर्डर के ही क्या होने चाहिए, डिटर्मिनेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सेम ऑर्डर के ही क्या होने चाहिए भैया, डिटर्मिनेंट्स होने चाहिए। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्या होता है भैया। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिटर्मिनेंट डेल्टा 1, है ना। इसमें वी आर राइटिंग एज A1 B1 C1, A2 B2 एंड C2 एंड A3 B3 एंड C3, and there is another determinant which is delta 2, which we can write alpha 1 beta 1 gamma 1, alpha 2 beta 2 and gamma 2, and alpha 3 beta 3 and gamma 3. सो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो बेसिकली देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 अगर हमको करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना। ये रो बाई रो का क्या मतलब है, रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस रो बाई रो का क्या मतलब है, रो बाई रो का मतलब ये है कि देखो ये जो डिटर्मिनेंट है उसका जो प्रोडक्ट है वो उसी ऑर्डर का आएगा जिस ऑर्डर की ये दोनों डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो। डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 किस ऑर्डर का आएगा, जिस ऑर्डर का डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 ऑलरेडी हैं। तो लेट्स से आपको ही पता है कि ये डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 किस ऑर्डर का आने वाला है, 3/3 ऑर्डर का ही आएगा, है ना। इसके अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स ही रहेंगी, ठीक है। अब बात आती है कि ये 3 रोज एंड 3 कॉलम्स कैसे आएगी। तो देखो हमको एक चीज़ समझ में आती है कि भाई इधर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, है ना। हमको ये समझ में आता है कि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट होंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होना चाहिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होना चाहिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट होना चाहिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होना चाहिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होना चाहिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट होना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने अपना क्या सीखा था भैया कि भाई डिटर्मिनेंट हो या मैट्रिक्स हो, जो एलिमेंट्स हैं उनका एड्रेस जो है इसी हिसाब से जाना जाएगा कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम है। नाउ ये जो हमने रो बाय रो लिखा है ना बच्चों, रो बाय रो, इसका मतलब क्या है रो बाय रो का। इसका मतलब ये है कि अगर वी आर फाइंडिंग आउट कैसे 1 तो ये कह रहा है कि भैया फर्स्ट रो, यानी कि इस जगह जो एलिमेंट आएगा उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के एलिमेंट की फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जो सम आएगा वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1, ठीक है। तो ये यहाँ वाला एलिमेंट है ये हमने कैसे मल्टीप्लाई किया भैया, रो बाई रो, यानी कि फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करके अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर दें, ठीक है, और यहाँ पे फर्दर बढ़े तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों,
अब ये फर्स्ट रो सेकंड रो, तो फर्स्ट रो किसकी, इसकी, और सेकंड रो किसकी, इसकी। तो A1 इंटू, और ये जो एंट्री है वो आएगी कहाँ पे, इस प्लेस पे आएगी ना, इस प्लेस पे, यहाँ पे। तो A1 इंटू अल्फा 2 प्लस B1 इंटू बीटा 2, ठीक है, प्लस C1 इंटू गामा 2। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? अब मेरी बात सुनना। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे इस जगह पे, तो फर्स्ट रो थर्ड रो, मैं रो बाय रो मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाबा। सो A1 इंटू अल्फा 3 प्लस B1 इंटू बीटा 3 और प्लस C1 इंटू गामा 3, C1 इंटू गामा 3। इस तरीके से हमने ये वाला प्लेस भी फिल कर दिया। अब आपको कॉमन सेंस समझ में आ गई होगी कि यार हमको दो डिटरमिनेंट को बेसिकली रो बाय रो कैसे मल्टीप्लाई करना है। डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है भैया, रो बाय रो, है ना। तो हमने क्या करा, ये तो जो हमने सिंपल लिखा है वो क्या लिखा है, एलिमेंट की पोजीशन लिखी है ना। हमने अगर हमारे पास मान के चलिए डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 एक डिटरमिनेंट आ रहा है 3/3 ऑर्डर का, तो उसके अंदर 9 पोजीशंस होगी। तो ये तो 9 पोजीशंस की जो है एड्रेस है एक तरीके से, है ना। अब ये 9 पोजीशंस फिल कैसे होंगी, रो बाय रो से, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट रो थर्ड रो यानी कि फर्स्ट रो थर्ड रो, इस तरीके से, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी विल डू द डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन। अदरवाइज इसके अलावा हमें क्या करना पड़ता, सेपरेट हम दोनों डिटरमिनेंट को निकालते, सेपरेटली हम लोग दोनों डिटरमिनेंट को निकालते और उसकी मल्टीप्लाई करते। बट द थिंग इज व्हाट, देखो बच्चों, ये तो कोई भी बच्चा कर देगा ना, दो डिटरमिनेंट में वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है, दो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद मल्टीप्लाई तो कोई भी कर देगा, ठीक है। दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखोगे फिर आप, लेकिन यहाँ पे आप दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख रहे हो, आप सीख रहे हो कि यार डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर पाएंगे। जेईई मेंस और एडवांस दोनों के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट से डायरेक्ट प्रॉब्लम जो है अभी 10 मिनट के अंदर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये सीख लिया भैया आपने। अब हम लोग अदर एलिमेंट्स भी फिल कर दें, ठीक है ना। अब मैं ये वाला एलिमेंट फिल करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। तो सेकंड रो फर्स्ट रो, तो यानी कि सेकंड रो फर्स्ट रो ये। सो इट इज A2 अल्फा 1, चेक कर लो, प्लस B2 बीटा 1, B2 बीटा 1 प्लस C2 गामा 1, C2 गामा 1, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। उसके बाद सेकंड रो तो सेकंड रो यानी कि A2 अल्फा 2, A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2, B2 बीटा 2 प्लस C2 गामा 2, C2 गामा 2, राइट है क्या, ओके। फिर सेकंड रो थर्ड रो, तो यानी कि A2 अल्फा 3, A2 अल्फा 3 प्लस B2 बीटा 3, B2 बीटा 3, सॉरी जरा देख लेना भैया, है ना, भावनाओं में बह के कुछ गलत ना लिख दूं मैं। एंड C2 गामा 3, C2 गामा 3, ठीक है। ये वाली लाइन थोड़ी सी और इधर को ले लो बाबा, ठीक है भैया। आ रही भैया आपको बात समझ में, आ रही है क्या बात समझ में, है जी, क्लियर आ रही है ना भाई बात समझ में, बोलो यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये हमने ये वाला पोजीशन भी फिल कर दिया और ये वाला भी। अब थर्ड रो फर्स्ट रो, है ना। सो थर्ड रो, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं इसको विक्स की गोली लो, खिच दूर करो। थर्ड रो फर्स्ट रो, तो थर्ड रो फर्स्ट रो ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा। तो A3 अल्फा 1, A3 अल्फा 1, B3 बीटा 1, B3 बीटा 1 एंड C3 गामा 1 एंड C3 गामा 1, ठीक है, क्लियर है क्या, वेरी गुड। देन फिर हमको क्या चाहिए, थर्ड रो सेकंड रो, है ना। सो थर्ड रो सेकंड रो, सो A3 अल्फा 2, A3 अल्फा 2 प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 गामा 2, ठीक है, C3 गामा 2। देन थर्ड रो यानी कि थर्ड रो यानी कि A3 अल्फा 3 प्लस B3 बीटा 3 प्लस C3 गामा 3, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, है जी। आपको बात समझ में आ गई भाई, जल्दी से बोल दो गाइस, आपको बात समझ में आ गई है क्या, बताइए सर, परफेक्ट है क्या,
एकदम मजामा, वंडरफुल, बहुत 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 ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलिए ओके 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 गाइस, इसको नोट करिएगा प्लीज, इसको नोट कर लो प्लीज, प्लीज नोट कर लीजिए भाई प्लीज। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए जरा एक क्वेश्चन करते ना, इसमें और कुछ सीखना नहीं है भैया, रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन सिखा दी मैंने आपको। अब दादा 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 क्या सर हम लोग 2/2, अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का होगा तो भी हम ऐसे कर सकते हैं? यस यस, है ना। अगर हमारे पास भाई, अब तो मैंने आपको 3/3 का सिखा दिया, तो 2/2 का भी अपन कर लेंगे, है ना। कोई बड़ी दिक्कत है क्या भाई? मान के चलिए यहीं पे कर देते हैं, मान के चलिए यहीं पे कर देते हैं। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, इस बॉक्स के अंदर कर देते हैं, इस बॉक्स के अंदर कर देते हैं, बॉक्स के अंदर कर देते हैं भाई। ना बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा बाबा, A1 B1 डेल्टा 1 है ना, लेट्स से अपने पास एक 2/2 का केस ले लेते हैं ना, A1 B1 A2 B2, राइट, एंड डेल्टा 2 विल बी हाउ मच बच्चों? अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, राइट। सो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 क्या होगा बच्चों? इट इज सिंपली फर्स्ट रो, यानी कि A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1, फर्स्ट रो सेकेंड रो, so A1 alpha 2 plus B1 beta 2, then second row first row, so it is A2 alpha 1 plus B2 beta 1, and second row that is A2 alpha 2 plus B2 beta 2। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है क्या? जल्दी से बोलो, है जी? परफेक्ट है क्या? परफेक्ट है क्या? अमेजिंग, बेहतरीन। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? प्रश्न करेंगे ना, प्रश्न 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 करेंगे, प्रश्न करेंगे, प्रश्न करेंगे, प्रश्न करेंगे। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट इनटू दिस डिटरमिनेंट एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। Evaluate this determinant into this determinant using the concept of multiplication of determinants। तो concept of multiplication of determinant से हमको this determinant into this determinant करना है। अगर हम लोग multiplication of determinant का concept नहीं जानते तो हम लोग क्या करते? उस भाई का अलग निकालते, इस भाई का अलग निकालते और multiply करते। That is not we need to do। ठीक है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे भैया? सीधा लिख देंगे, सीधा लिख देंगे भैया। देखिए इस रो की मल्टीप्लाई इससे, सो 1 इंटू -2, राइट, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है भैया। अच्छा, फर्स्ट रो सेकेंड रो ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2, राइट, प्लस 3 इंटू 1, एंड फर्स्ट रो थर्ड रो यहाँ पे आएगा, सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए नाउ अब जरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट रो, है ना, रो बाय रो होती है ना भैया, रो बाय रो होती है मल्टीप्लिकेशन, चेक कर लो। सो सेकेंड रो फर्स्ट रो यानी कि -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, चेक कर लो। उसके बाद सेकेंड रो तो यानी कि -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो हो गया, सेकेंड रो थर्ड रो तो यानी कि -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? अच्छा, उसके बाद बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, थर्ड रो फर्स्ट रो, सो 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस -4 इंटू 3, थर्ड रो सेकेंड रो that is 3 into 3 plus 4 into -2 plus -4 into 1। ठीक है ना? then third row that is 3 into 2 plus 4 into 1 plus -4 into -2। ठीक है ना? क्लियर है क्या भैया? ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। -1 इंटू 2 यानी कि माइनस का 2
प्लस का 2 प्लस 3 3 9, इट इज 3 माइनस 4 प्लस 3, 2 प्लस 2 माइनस 6, दैट इज 4 प्लस 3 प्लस 6, माइनस का 6 प्लस सॉरी माइनस का 6 प्लस 2, माइनस का 4 प्लस 3 माइनस का 4, एंड माइनस का 6 प्लस 4 माइनस का 12, 9 माइनस 8 और माइनस 4, एंड 6 प्लस 4 प्लस 8। तो यानी कि फाइनली वी विल गेट बच्चों कितना, 9 2 11 में से 2 गया, बल्कि 9 ही आ जाएगा ये तो, 3 3 6 में से 4 गया 2, 4 में से 6 गया माइनस का 2, 6 3 9 4 13, और ये माइनस का 12 प्लस 2 माइनस का 10, माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5, 12 और 6 18, माइनस का 18 और प्लस का 4 बच्चों तो माइनस का 14, ठीक है। एंड 8 4 12 में से 9 गया 3 तो माइनस का 3, और 6 4 10 8 18, चेक कर लो, लाइक दिस इज अ क्वेश्चन है ना, वो कह रहा प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हमको क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। कैसे करेंगे भैया? अच्छा, एक चीज हमें पता है कि यार सारे के सारे एक्सप्रेशन cos a माइनस पी, cos a माइनस क्यू, cos a माइनस आर इस तरह के हैं, और फॉर्मूला वाइज हमको पता ही है कि यार दिस इज cos a cos p प्लस साइन a साइन p के तौर पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, ये एक्सपैंड होगा। तो यानी कि अगर हम लोग LHS को अगर एक्सपैंड करें तो मेरे को लगता है कि यार इस पर्टिकुलर जगह पे फर्स्ट रो और फर्स्ट रो डिसाइड हो जाएगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो डिसाइड हो जाएगी। तो देखिए cos a की मल्टीप्लाई cos p से हो रही है ना, तो यहाँ पे cos a रखा जाएगा, यहाँ पे cos p रखा जाएगा, फिर प्लस साइन a की मल्टीप्लाई साइन p से हो रही है, राइट। बल्कि तीसरी कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है, कोई भी टर्म नहीं है तीसरी, ठीक है ना। सो वन ऑफ द केस इज व्हाट कि समथिंग इनटू 0 हो सकता है, समथिंग इनटू 0 हो सकता है, या 0 इनटू समथिंग हो सकता है, 0 इनटू समथिंग हो सकता है, ठीक है ना। लेटर ऑन डिसाइड भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, ओके। तो समथिंग इनटू 0 मान लिया अपन ने, चलो ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ऐसी जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो cos a cos q प्लस sin a sin q, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है भैया, cos a cos q, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, cos a cos q, तो यहाँ पे cos q आ जाएगा, और इट इज cos a cos q sin a sin q, राइट, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगेन थर्ड टर्म समथिंग इनटू 0 हो सकता है, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तो इस वाले को अगर हम देखेंगे तो ये देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते समय फर्स्ट रो थर्ड रो डिसाइड होगी, तो cos a cos r यहाँ पे cos r होना चाहिए, और sin a sin r यहाँ पे sin r होना चाहिए, एंड समथिंग इनटू 0 शुड बी देयर, ठीक है, ओके। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि भाई इसकी अगर हम लोग बात करें तो दिस इज cos p, ठीक है, cos p cos b देखिएगा, cos b cos p, फिर यहाँ पे इट इज प्लस साइन b sin p, तो यानी कि दिस विल कम आउट एज साइन b sin p, एंड देन समथिंग इनटू 0 शुड बी देयर, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें भैया इस जगह पे पर्टिकुलरली, ठीक है, सो आपको समझ में आ जाएगा cos c cos p, ठीक है ना, तो cos c cos p और प्लस साइन c sin p, तो साइन c sin p, राइट, एंड देन उसके बाद वी कैन से समथिंग इनटू 0 कुछ हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ LHS हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब ये समथिंग क्या है ये तो अपने को पता नहीं है, बट डेफिनेटली जब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एग्जैक्टली आइडेंटिटी वाइज ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमें तो पता ही है कि किसी भी डिटरमिनेंट में, अगर किसी भी एक डिटरमिनेंट में किसी भी एक कॉलम की ऑल एलिमेंट्स अगर बच्चों क्या हो गए, 0 हो गए, तो यानी कि ये वाला कंप्लीट डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 0 ही हो जाएगा। फिर ये वाला डिटरमिनेंट चाहे कुछ भी हो, ये वाला डिटरमिनेंट चाहे कुछ भी हो, एंड दिस इनटू दिस इक्वल टू 0 ही आ जाएगा बाबा, यही RHS हो जाएगा। क्या बोलते पब्लिक, है ना जी, आ रही क्या बात समझ में, ठीक है, डन है मामला। यानी कि अब रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया है,
ठीक है, नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू प्रोसीड फर्दर एंड सॉल्व अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए बच्चों, तो 2014 में जेईई मेंस में ये सवाल पूछा है, 2014 में जेईई मेंस में ये सवाल पूछा है बच्चों, जेईई मेंस में ये सवाल पूछा है। पढ़ते हैं, कहता है कि देखिए अल्फा बीटा जो है वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो क्वांटिटी है। फिर कहता है कि Fn इज इक्वल टू अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, ठीक है। देन वो कहते हैं कि यार दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k टाइम्स 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी व्हाट, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, देखिए अब बेसिकली k का वैल्यू चाहिए। k का वैल्यू सिर्फ तभी मिल सकता है बच्चों जब हम लोग ये LHS इक्वल टू RHS को कंपेयर करें। उसके लिए LHS में जो डिटरमिनेंट है वो मेरे को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये 3 हो गया 1 प्लस F1। अब बच्चों देखिए F1 कितना हो जाएगा, F1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट विल कम आउट एज अल्फा पावर 1 एंड बीटा पावर 1, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट F2, 1 प्लस F2 बच्चों 1 प्लस अल्फा पावर 2 एंड बीटा पावर 2, ठीक है। सिमिलरली दिस विल कम आउट एज 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है। दिस इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड दिस इज 1 प्लस अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। एंड नाउ दिस इज हाउ, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि यार मेरे को ना ये 3 जो है, इस 3 को भी मैं अगर सम ऑफ 3 नंबर्स के तौर पे देखूं, क्योंकि डिटरमिनेंट में 3 एलिमेंट्स का सम तो होना ही है ना। जब हम लोग 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो 1 इंटू रो 1 अगर हम करते हैं तो 3 एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन का सम होता है। तो 3 को भी अपन ने ऐसे लिख दिया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत ही प्यार से मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है भैया, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। दिस इज एग्जैक्टली लाइक दिस। देखिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट रो, देन फर्स्ट रो इंटू सेकेंड रो, राइट, एंड देन फर्स्ट रो इंटू थर्ड रो। क्लियर है बाबा, परफेक्ट, ओके। सिमिलरली अगर मुझे ये चाहिए होगा, है ना, तो इसका मतलब क्या है, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट रो, यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी। तो सेकेंड रो इंटू फर्स्ट रो, अब आप देख लो सेकेंड रो इंटू सेकेंड रो, सेकेंड रो इंटू थर्ड रो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये कुछ मेरे पास इस हिसाब से आ जाएगा। सो थर्ड रो इंटू फर्स्ट रो, थर्ड रो इंटू सेकेंड रो, थर्ड रो इंटू थर्ड रो करके ये आ जाएगा। यानी कि दोनों डिटरमिनेंट सेम है बच्चों। तो यानी कि मैं इसको कह सकता हूं कि दिस विल टुगेदर कम आउट एज 1 1 1 1 अल्फा बीटा एंड 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल कम आउट एज होल स्क्वायर। नो ये डिटरमिनेंट अगर मेरे को निकालना है बच्चों, तो देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए थे, वहां से हम इजी निकाल सकते हैं। कैसे भैया, मैं जीरो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूं, लेकिन जीरो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश भी मेरी इस डायरेक्शन में है कि मेरे को ये 1 माइनस अल्फा जैसी टर्म्स, 1 माइनस बीटा जैसी टर्म्स और अल्फा माइनस बीटा जैसी टर्म्स मेरे को मिल जाएं। तो देखो 1 माइनस अल्फा कैसे मिलेगा बाबा, 1 माइनस बीटा कैसे मिलेगा ना, जरा अपन देखते हैं भैया। अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे इस डिटरमिनेंट में, अगर मैं रो 1 में से रो 2 घटा दूं बच्चों, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, इट इज़ 1 माइनस 1 0, 1 माइनस अल्फा एंड दिस इज 1 माइनस बीटा। फिर मैं अगर रो 2 में से रो 3 घटा दूं, ठीक है, सो 1 माइनस 1 0 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा और बीटा इंटू 1 माइनस बीटा, है ना, ऐसे कर सकता हूँ बच्चों। और दिस विल कम आउट एज 1 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और इसका पूरे का स्क्वायर चल रहा है बच्चों, है ना। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 माइनस बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, दिस का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे 1 माइनस अल्फा कॉमन लोगे और 1 माइनस बीटा कॉमन लोगे,
ठीक है ना। तो बीटा माइनस अल्फा बन जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा और इन सब का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो राइट हैंड साइड में अगर वी आर कंपेयरिंग, अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि k का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों। स्क्वायर होने की वजह से आप बीटा माइनस अल्फा लिखो, चाहे आप अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हो ना, ठीक है, क्योंकि a का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर तो दोनों का इक्वल ही होता है ना बाबा, ठीक है। सो अगर हम लोग अब इस राइट हैंड साइड की कंपैरिजन कर लें, तो यानी कि अपने को साफ पता चल रहा है कि भैया k का वैल्यू तो कितना होगा, k का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, k का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। सो इसका मतलब k का वैल्यू तो हमारे लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। आया भैया, समझ में आया आपको? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, आ गया? यस, बोलिए बोलिए, टेल। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। एक आगे क्वेश्चन करते हैं। ये जेईई एडवांस 2015 में सवाल पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा सवाल है। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है ना। सो इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो देयर विल बी एन इक्वेशन इन अल्फा, और अल्फा की कुछ सर्टेन वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिनको हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोलेंगे। और वही रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमसे पूछ रहे हैं, यानी कि कौन सी अल्फा की वैल्यू इस पर्टिकुलर सेट ऑफ डिटरमिनेंट्स को सेटिस्फाई करेंगी, है ना, मतलब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए, अगर आप बहुत ही ध्यान से समझें बच्चों, ठीक है, तो यहां से साफ साफ एक चीज समझ में आ रही है कि अगर ये वाला डिटरमिनेंट मैंने खोल दिया ना, तो इट विल कम आउट एज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 अल्फा, ठीक है, एंड 1 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 अल्फा। ये तो आ गया हमारे पास, यानी कि सम ऑफ 3 टर्म्स आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने को एक चीज की तसल्ली है कि भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो 2 प्लस अल्फा स्क्वायर, अगर हम लोग 2 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा, ठीक है, देन यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 अल्फा, ठीक है। और थोड़ा सा ये वाला भी अब और इधर को लिख देते हैं, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 अल्फा, ठीक है। लास्ट टर्म भी लिख देते हैं, 3 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू अल्फा, एंड 3 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 अल्फा, राइट, एंड 3 स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 अल्फा, ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पे जैसे हमने ये लिख दिया ना, तो यानी कि अपने को साफ पता चल गया कि यार किस तरीके से ये इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। ये क्या हो जाएगा भैया, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट। जरा पॉज चेक करो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो। देखो भैया, ये फर्स्ट रो है, तो यानी कि 1 व्हाट आई कैन राइट बच्चों, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा मैं लिख के देख रहा हूं, और यहाँ पे मैं 1 1 1 करके देख रहा हूं, तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, ठीक है। फिर 1, ये देखिए अल्फा स्क्वायर है, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 2 स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ 2 अल्फा है तो यहाँ 2 आना चाहिए, ठीक है जी भैया, 2 इंटू अल्फा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस 3 स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे 2 अल्फा, और यहाँ पे 3 आना चाहिए, ठीक है। ऐसा है क्या भैया? लेकिन देखते हैं, और भी देखते हैं। इट इज 2 स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 अल्फा आ रहा है। सो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 अल्फा, ठीक है। अभी तक तो सही चल रहा है मामला। 2 स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर और 3 चौक 12 अल्फा, है ना, 3 दूनी 6 दूनी 12 अल्फा, ठीक है। यहाँ तक तो कहानी सही चल रही है। फिर अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँ भैया, 3 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और 2 3 6 अल्फा, है ना। तो देखते हैं भैया, थर्ड रो फर्स्ट रो, है ना, ठीक है। फिर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 अल्फा, और ये देखेंगे भैया बहुत ध्यान से, इट इज़ 3 स्क्वायर
ठीक है, एंड 3 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एंड 6 3 18 3 3 9 2 18, बिल्कुल परफेक्ट आ गया भैया अपने के पास, ठीक है। और ये वैल्यू किसके इक्वल है भैया, -648 अल्फा के इक्वल है। तो अब फटाफट से सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से तो अपन क्या कर लेंगे बाबा, बहुत ध्यान से देखेंगे, अल्फा स्क्वायर पहली बात तो सेकंड कॉलम से कॉमन आ जाएगा और थर्ड कॉलम से अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा क्यूब। तो यानी कि दिस इज 1 1 2 4 1 4 9 1 6, ठीक है। दिस इनटू दिस डिटरमिनेंट 1 1 1 1 4 2 1 9 3 बराबर माइनस का 648 अल्फा। बच्चों जरा एक बार इसको फटाफट से सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहीं के यहीं इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, अल्फा क्यूब। मैं एक काम करूँ क्या, सरस से नहीं भी करता हूँ तो प्लस माइनस प्लस करके करता हूँ, ठीक है। जरा देखते हुए ध्यान से, इट इज़ 6 - 4 -1, इट इज़ 6 चौक 24 -9 चौक 36, ओके। और प्लस 2 4 -9, ठीक है। एंड दूसरा डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा भैया, इट इज़ प्लस माइनस प्लस करके करेंगे तो अगर 1 इंटू 4 दिया 12 -9 दूनी 18 -1, इट इज़ 3 -2 + 1 9 -4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस का 648 अल्फा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब, इट्स माइनस का 2 और 12 दूनी 24 मारे थे 36, माइनस का 12 और प्लस का 12, ठीक है। और 9 में से 4 गया, माइनस का 5 और दूनी 5 है ना, कितना हो गया बाबा ये, माइनस का 5 दूनी 10, माइनस का 10 है जी। ओहो, 9 9 9 9 माइनस का 5 दूनी 10 माइनस का 10, यार ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला डिटरमिनेंट तो 0 हो जाएगा भाई। हाँ ऐसा कैसे, 6 - 4 2, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये माइनस का 4 नहीं होगा, ये माइनस का 2 नहीं होगा, प्लस का 2 होगा, ओके। तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब इंटू 12 2 14 में से 10 गया 4, और ये देखेंगे 12 में से 18 गया माइनस का 6, 3 में से 2 गया 1 माइनस का 1, और 9 में से 4 गया 5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 और 1 7 में से 5 गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस का 648 अल्फा। अब अपने को कुछ गेम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो अल्फा क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 × 64 8 × 8 अल्फा, सो यानी कि अल्फा क्यूब -81 अल्फा बराबर 0। सो अल्फा कॉमन लिया तो वी विल गेट अल्फा स्क्वायर -81 इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू या तो 0 या प्लस और -9, ठीक है। सो कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो अल्फा की वैल्यू 0 -9 और +9, तो यानी कि बी और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि भाई हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में हमसे कुछ गलती हो गई, लेकिन जैसे अभी हम लोग कर रहे थे तो हमने देखा कि यार ये माइनस नहीं रिमूव हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो है हमारे पास अल्फा की वैल्यूज आने लगेंगी, तो हमें पता चल गया कि यार यहीं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में कुछ गलती हुई है। तो देखिए ये तो दिमाग में रहता ही है कि एग्ज़ाम में थोड़ा फास्ट सॉल्व करना है, और फास्ट सॉल्व करने के चक्कर में कई बार गलतियां भी होंगी, तो इसलिए जितना ज़्यादा हम लोग एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए एग्ज़ाम में स्मूथ होंगी, ठीक है भैया। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट हमने लगाया है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलें आगे क्या, चलिए तो अब हम लोग जो है अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मैंने आपको बताया भी था, छोटा ही टॉपिक है। मे भी शायद 1-2 प्रॉब्लम हमने कंसिडर कर ली, यस। अब हमको थोड़ा सा ना माइनर्स एंड कोफैक्टर समझना पड़ेगा ना, सो बी और सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, है ना। पहले मैंने आपको ये बताया कि भैया रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपरली। उसके बाद हमने एक
प्रॉब्लम भी सॉल्व करी, ठीक है, फिर हमने एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ये भी सॉल्व करी, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने ये एक जेई मेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करी जिसके अंदर हम लोग कंपैरिजन करके के का वैल्यू निकाल पाए, एंड फिर हमने ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जहाँ पे हम लोग जो है अगेन हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगाया और वहाँ से हमने इक्वेशन को सॉल्व करके और अल्फा का वैल्यू निकालना, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। जरा चलते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या है। बेसिकली माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आप डिटरमिनेंट भी कह सकते हो और नंबर भी कह सकते हो। माइनर्स, कोफैक्टर्स, और ये माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमको एडजॉइंट पढ़ना है। और एडजॉइंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको इन्वर्स पढ़ना है। और इन्वर्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कवर कर देंगे। तो एडजॉइंट की जो पहली डेफिनेशन है कि इट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कोफैक्टर है क्या। तो इसलिए लेट अस स्टार्ट विद द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो बेसिकली होता क्या है भैया, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। माइनर, पहले माइनर एंड कोफैक्टर में सबसे पहले किसको कंसीडर करेंगे अपन, माइनर को कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे बच्चों, माइनर को कंसीडर करेंगे ना, ठीक है, माइनर को कंसीडर करेंगे। क्या है भैया माइनर, तो कह रहा है कि माइनर इज अ determinant associated with each element of a determinant of order greater than or equal to 2। यानी कि एक दो या दो ऑर्डर से बड़ा कोई डिटरमिनेंट होगा तो उसके हर एलिमेंट से एसोसिएटेड हम एक और डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइनर। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ डिटरमिनेंट लेट्स से 2 - 3 4 1, और मुझे क्या करना है, माइनर चाहिए किसका, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, और सेकंड रो सेकंड कॉलम का भी चाहिए। तो जब मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालूंगा तो ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दूंगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ -3 यानी कि -3 विल बी द माइनर ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ द एलिमेंट 2 1, है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का जो है माइनर कितना है, -3 है, ठीक है। या फिर अगर हम लोग बोलें कि भाई मान लो ये डेल्टा कितना था भैया हमारे पास, ये डेल्टा था हमारे पास 2 - 3 4 1, तो कह रहा है मेरे को सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनर चाहिए, तो ये रो ये कॉलम डिलीट करके जो बचा एलिमेंट है डिटरमिनेंट ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2, ऐसे। तो 2/2 के ऑर्डर में निकाल दिया। लेट्स से कभी हमको क्या चाहिए भैया, 3/3 ऑर्डर का चाहिए। लेट्स से एक डेल्टा में लेता हूँ एंड डिटरमिनेंट लिखता हूँ मैं 3 4 1 - 2 1 - 3 1 2 1। अगर हमने ऐसे लिखा और मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए बच्चों, माइनर ऑफ द सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम ये है, ये रो ये कॉलम डिलीट कर दो, तो जो बचा हुआ पार्ट है ये डिटरमिनेंट इज कॉल्ड एज द माइनर ऑफ द सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं, 3 दूनी 6 - 4 यानी कि 2। तो दिस इज द माइनर। अब माइनर का क्या काम है, माइनर का काम यह है कि माइनर से हमें मिलता है कोफैक्टर, राइट। और कोफैक्टर्स का क्या काम है, कोफैक्टर्स हमारी मदद करते हैं यूजिंग सम प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट निकालने में भी, और कोफैक्टर्स हमारी मदद करते हैं क्या करने में भी, एडजॉइंट निकालने में भी, ठीक है। सो दिस इज द माइनर, है ना। माइनर की जरा डेफिनेशन लिखिए भैया, माइनर के बारे में चीज़ों को लिखिए, माइनर के बारे में चीज़ों को लिखिए कि भाई माइनर क्या है। माइनर इज बेसिकली इट्स अ डिटरमिनेंट एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और ग्रेटर देन 2, ठीक है, ठीक है भैया। नाउ व्हाट इज कोफैक्टर बच्चों, व्हाट इज कोफैक्टर। नाउ लेट अस जस्ट लुक एट दी
कोफैक्टर, कोफैक्टर बहुत ध्यान से देखेंगे। अब कोफैक्टर क्या है भैया? कहता है कि भैया देखो, कोफैक्टर को हम लोग समटाइम्स कैपिटल ए से भी डिनोट कर देते हैं और सी से भी डिनोट कर देते हैं, बट लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, कि कह रहा है कि कोफैक्टर निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट का इट इज नथिंग बट इट इक्वल टू -1 पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। आपको मेरी बात समझ में आई? कोफैक्टर माइनर से किस तरह से रिलेटेड है? ये कोफैक्टर है किस एलिमेंट का? कोफैक्टर ऑफ ए आई जे का, और ये माइनर ऑफ ए आई जे है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, अगर मेरे पास लेट्स से कोई डिटर्मिनेंट है और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 -1 -3 4 2 -1 एंड -6 1 एंड 2। अगर मैं कहता हूँ कि भैया मुझे माइनर चाहिए, किसका भैया? माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हुआ बच्चों? ये है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो मेरे को जो माइनर मिलेगा वो कितना मिलेगा भैया? -1 -3 1 एंड 2। ठीक है, तो यहां से माइनर कितना हो जाएगा? इट इज दिस इंटू दिस माइनस का 2 माइनस दिस इंटू दिस यानी कि माइनस का 3, तो यानी कि 3 - 2 1 हो जाएगा। एंड अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है बच्चों, तो कोफैक्टर ऑफ 2 1 कितना हो जाएगा? इट इज -1 की पावर i प्लस जे यानी कि 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1 यानी कि एग्जैक्टली सेम ये रिलेशन मैंने लगाया, और वहां पे कितना हो जाएगा? अब ये C21 कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास? -1 की पावर 3 माइनस एंड M21 इज 1। ठीक है, चेक कर लो। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट दी कोफैक्टर एंड माइनर। ऐसे हमने माइनर निकाल दिया, ऐसे हमने कोफैक्टर निकाल दिया। ठीक है, सो इजी है। देखिए, माइनर is a determinant or a number associated with the each element of a determinant of order 2 or greater than 2। माइनर हमने निकालने का आपको तरीका बताया। एंड व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर इज अगेन अ नंबर एसोसिएटेड विद द माइनर। ठीक है ना, और कोफैक्टर और माइनर में क्या रिलेशन है? CIJ यानी कि कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू -1 पावर, है ना, सम ऑफ रो नंबर एंड कॉलम नंबर इनटू माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो हमने माइनर एंड कोफैक्टर आपको इस तरीके से निकाल के दिखाया है। एक सवाल सॉल्व कर ले, बताइए बच्चों, क्या हम लोग माइनर्स पे एंड कोफैक्टर्स पे एक सवाल सॉल्व कर सकते हैं क्या? चलें क्या भैया आगे? चलिए, तो माइनर एंड कोफैक्टर पे एक सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल सॉल्व करते हैं भैया। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा इफ Mij and Cij are the minors and the cofactors of the matrix this, then what is the value of M11 into C11 plus M12 into C12? मैंने कहा कि भाई देख, ये मेरे को निकालना है। पहली बात तो मुझे पता ही है कि यार C11 कितना होता है? -1 की पावर 1 + 1 M11, है ना। भाई ये अगर I और ये J है तो इसका मतलब C11 कितना हो जाएगा? -1 की पावर 2 प्लस M11। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स C12 कितना हो जाएगा? इट इज -1 की पावर 1 + 2, इट इज M12, दैट इज -1 की पावर 3, और M12 कितना होता है बच्चों? ठीक है, जो भी निकलेगा हमारे पास, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि C12 विल कम आउट एज माइनस ऑफ M12। ठीक है, अगर अपने को ये दो बातें पता चल गई बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए, जरा बोल दिए, देखिए बहुत ध्यान से, जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए, ठीक है, जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए, इसका मतलब क्या है बच्चों? बहुत ध्यान से देखेंगे। M11 तो एज इट इज लिख देंगे और C11 की जगह M11 ही लिख देंगे, और M12 एज इट इज लिख देंगे और C12 की जगह माइनस ऑफ M12 लिख देंगे। दैट इज M11 का स्क्वायर माइनस M12 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज M11 बच्चों? यानी कि माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि डिटरमिनेंट 1, दैट इज 1। ठीक है भैया। अच्छा, अब अगर हम लोग बोले बच्चों माइनर ऑफ 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका माइनर कितना होगा भैया? इट इज डिटरमिनेंट -3, दैट इज -3। सो इसका मतलब M11 इज 1 का स्क्वायर माइनस M12 इज माइनस का 3,
एंड माइनस का 3 का स्क्वायर इज कितना बच्चों, इट इज 9 है ना, तो 1 - 9 इज -8। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, ठीक है। तो 1 - 9 इज माइनस का 8। इज इट कूल, इज इट क्लियर टू एवरीवन? है जी, जल्दी से बताइएगा। चले क्या आगे चले? माइनर एंड कोफैक्टर आपको समझ में आ रहा है? वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन बात है, ठीक है। आसान सा टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर, किसी को भी समझ में आ जाता है। अगला एक प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा ट्राई करिए सॉल्व करने का। वो कह रहा है लैम्डा एंड म्यू आर द कोफैक्टर्स ऑफ 3 and -2 रिस्पेक्टिवली। इन द डिटरमिनेंट द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू विल बी व्हाट? दैट इज इजी, सभी लोग कर सकते हैं। लैम्डा क्या है भैया? लैम्डा इज बेसिकली द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 3। अब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 का मतलब क्या है कि कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 m21, राइट। सो यानी कि -1 की पावर 3 यानी कि -m21, और m21 कितना हो जाएगा बच्चों? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे तो 0 - 2 5 and 6। दैट मीन्स माइनस दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस माइनस का 10। क्लियर है बच्चों? सो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट्स हाउ मच बच्चों? माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10। दिस इज द लैम्डा वैल्यू, दिस इज द लैम्डा वैल्यू। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। वो कह रहा है म्यू क्या है भैया? म्यू कह रहा है म्यू इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट -2। अब एलिमेंट -2 कहाँ पे है भाई? अब कोई बच्चा कहेगा सर अगर 2 - 2 होते, ऐसा होता ही ना, फिर वो क्वेश्चन इस तरीके से बनाता ही ना, है ना। सो -2 ये है, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना। सो इसका मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का अपने को क्या चाहिए भैया? कोफैक्टर चाहिए, यानी कि -1 की पावर 1 + 3 माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना। सो इसका मतलब म्यू का मतलब कितना हो गया? -1 की पावर 4 पॉजिटिव m13। एंड नाउ व्हाट अबाउट द m13? यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर कितना होगा बाबा? इट इज 3 - 1 4 5। सो इट इज 3 - 1 4 and 5। सो म्यू की वैल्यू की अगर लोग हम बात करें, सो 3 × 5 = 15 -4 × 4, ठीक है ना। माइनस ऑफ -4 यानी कि +2 यानी कि 19। सो लैम्डा प्लस म्यू कितना हो जाएगा भैया? -10 + 19 विल कम आउट एज प्लस का 9, है ना। सो +9 विल बी कमिंग आउट एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी बोल भाई, अरे क्लियर है क्या? यस, बेहतरीन, वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन। अब एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी बताऊंगा, और ये प्रॉपर्टी जो है ये एक तरीके से एक ऑब्जर्वेशन भी है ना। अगर हम लोग कहाँ पे फोकस करें कि हमने जो पहला लेक्चर लिखा था, पहला लेक्चर देखा था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, किस तरीके से एक्सपेंशन मेथड से हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे थे, है ना। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आइए जरा आगे फर्दर एक चीज़ दिखाते हैं आपको ना, बल्कि एक चीज़ दिखाते हैं, है ना। लेट्स से बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो एक डेल्टा है, ठीक है। लेट्स से A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। और बच्चों अगर मैं इसको ना रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दूं, ठीक है, तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखना तो मैं ये करता हूं A1, ठीक है ना, फिर ये रो ये कॉलम डिलीट इनटू B2 C2 B3 C3, ठीक है, फिर माइनस का B1, ठीक है, इनटू कितना करता था A2 C2 एंड A3 C3, फिर प्लस का C1, देन A2 B2 A3 B3, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझने की क्या बात है। अगर टेक्निकली आप इसको देखो तो ये क्या है? ये इस एलिमेंट का माइनर है। अगर आप देखो तो ये इस एलिमेंट का, इसी एलिमेंट का माइनर है, चेक कर लो। तो ये क्या है आपके पास? माइनर है M11। अगर आप इसको देखो बच्चों बहुत ध्यान से, तो ये इसी एलिमेंट का माइनर है, यानी कि मैं B1 की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं? इसी के माइनर से कर रहा हूं। और अगर मैं C1 की मल्टीप्लाई देखो किससे कर रहा हूं? A2 B2 A3 B3 से, यानी कि मैं माइनर ऑफ 1 3 कर रहा हूं। एंड टेक्निकली बच्चों बहुत ही ध्यान से देखोगे
तो ये एलिमेंट क्या है, A1 जो है वो हमारा A11 है इंटू M11 माइनस, अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि B1 के कितना है हमारे पास, है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, और ये कितना है C1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अच्छा, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 यानी कि पॉजिटिव हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 1 + 1 A11 M11। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 1 + 2 A12 M12, एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 1 + 3 A13 M13। तो यानी कि टेक्निकली फाइनली मैंने क्या कंक्लूड किया, A11 C11 A12 C12 एंड A13 C13, यानी कि बेसिकली मैं कर क्या रहा था, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालने के लिए, यानी कि मैं एक्सपेंशन मेथड में मैं क्या कर रहा था बच्चों, मैं एक्सपेंशन मेथड में क्या कर रहा था, एक्सपेंशन मेथड में मैं जिस भी रो के अलोंग मैं एक्सपेंड कर रहा था, उस रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ कर रहा था, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा था। मैं जिस भी रो के अलोंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसी रो के एलिमेंट की उसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड कर दे रहा हूं तो मेरे पास डिटरमिनेंट आ जा रहा है ना। या फिर जिस भी कॉलम के अलोंग मैं एक्सपेंड करूंगा, उसी कॉलम के एलिमेंट्स की उनके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके अपने पास क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट आ जा रहा है। तो इसी को हम लोग प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों प्रॉपर्टी में, आइए जरा इसी बात को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए जरा प्रॉपर्टी में क्या कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट ये करते हैं कि भैया देखो कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद कोफैक्टर्स ऑफ सेम रो और कॉलम, है ना भाई, कह रहा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ विद देयर रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स, यानी कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उठाओ और उन्हीं की रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दोगे विद देयर रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, विल गिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। चेक कर लो ये बात क्लियर है कि नहीं है, चेक कर लो ये बात क्लियर है कि नहीं है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स विल गिव द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स की जगह कई बार किताबों में एक लाइन और लिखी रहती है, रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स की जगह किताबों में एक लाइन और लिखी रहती है। वो क्या लिखी रहती है भैया, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स की जगह लिखा रहता है विद द, है ना, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद कोफैक्टर्स ऑफ सेम रो और कॉलम, कोफैक्टर्स ऑफ सेम, यानी कि जिस रो के एलिमेंट्स है उसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो, है ना, अपने को क्या मिल जाता है बच्चों, ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कॉलम 1 के एलिमेंट्स लिए और कॉलम 1 के ही कोफैक्टर्स लिए, ठीक है ना, कैसे, देखिए कॉलम 1 के एलिमेंट्स कैसे होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और कोफैक्टर्स कैसे होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो दीज आर द कोफैक्टर्स, राइट, एंड दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है ना। इनकी प्रोडक्ट का सम कितना देगा बच्चों, हमको हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा। सो कॉलम 1 के एलिमेंट्स मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और इन्हीं के कोफैक्टर्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स की उनके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स सेम कॉलम के कोफैक्टर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो द समेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, है ना, ठीक है भैया। अच्छा, अब यहां पे एक दूसरी कहानी भी है। क्या कहानी है भैया, कि भैया अगर डिफरेंट रो है, यानी कि लेट्स से अगर आप रो 1 के तो एलिमेंट्स ले रहे हो,
राइट, और रो 2 के कोफैक्टर्स ले रहे हो, तो प्रोडक्ट करके जो समेशन निकालोगे उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। या फिर अगर आप कॉलम 1 के एलिमेंट्स ले रहे हो, कॉलम 1 के एलिमेंट्स ले रहे हो और कॉलम 2 के आप कोफैक्टर्स ले रहे हो, तो भी एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करके अगर सम करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि कॉलम 1 के एलिमेंट्स क्या हो गए भैया, इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और कोफैक्टर्स ऑफ द सेकंड कॉलम, कोफैक्टर्स ऑफ द सेकंड कॉलम कैसे होगा भैया, देखिए कोफैक्टर्स ऐसे आएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है ना, सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स लिए अगर अपन ने, तो ये सम कितना आ जाएगा भैया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो के, अब देखिए यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं, दिस एंड दिस आर द कॉलम 1 एलिमेंट्स, कॉलम 1 एलिमेंट्स। ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। लेकिन इफ यू विल सी these are what, these are the column 2 कोफैक्टर्स। तो यानी कि डिफरेंट रोज, अगर डिफरेंट रोज हैं या डिफरेंट कॉलम्स हैं, इनके एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स की प्रोडक्ट का सम करोगे तो फिर आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट है भैया, सॉरी डन है क्या भैया, ठीक है। तो ये जो चीज है आप प्लीज इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्न करेंगे भैया, प्रश्न। अच्छा, एक केस और भी होता है, बच्चे कहते हैं कि सर किसी रो के एलिमेंट और किसी कॉलम के कोफैक्टर्स की प्रोडक्ट का सम करेंगे तो कैन नॉट से, है ना। मान लो किसी भाई ने ऐसा कर लिया कि रो 1 के एलिमेंट्स ले लिए और कॉलम के फैक्टर्स ले लिए, तो उसका फिर कुछ कह नहीं सकते, कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है ना, तो या तो आप जो एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स हो दोनों रो से बिलोंग करेंगे, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट रो हो, या फिर दोनों कॉलम से बिलोंग करेंगे, सेम कॉलम हो या डिफरेंट कॉलम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि रो के एलिमेंट्स और कॉलम के कोफैक्टर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे अपन। ठीक है भैया, चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है कि भैया इफ इन द डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 बी द कोफैक्टर्स ऑफ A1 B1 C1। अब देखिए ये कोफैक्टर्स को हमने ऐसे शो करिया, यानी कि ये क्या है, ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। ठीक है ना, A1 का, ये क्या है, ये कोफैक्टर ऑफ B1 एलिमेंट है। ठीक है, कह रहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, यानी कि हमको रिलेशन बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो अब पहले केस में देखेंगे, ये भैया फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं A1 B1 C1 और फर्स्ट रो के ही कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट का सम तो डिटरमिनेंट डेल्टा ही होगा। ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड रो के अपन के पास एलिमेंट हैं और इन्हीं के ही रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन का सम, ये भी हमारे पास करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड रो है ना के एलिमेंट्स हैं और थर्ड ही रो के कोफैक्टर्स हैं, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन यहां पे देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, रो 1 के एलिमेंट्स हैं और कोफैक्टर्स किसके हैं भैया, A2 B2 C2, यानी कि सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं। तो इनका प्रोडक्ट का सम कितना होना चाहिए, डेल्टा नहीं, इसका प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए, बट इन्होंने डेल्टा दे रखा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज इनकरेक्ट, यही इनकरेक्ट है। ठीक है ना, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा बच्चों। परफेक्ट है भैया, है जी, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। चलें आगे, चलिए एक और लास्ट प्रश्न करते हैं। कह रहा कि भाई फाइंड द वैल्यू यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स को निकाल के इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू तो अपने को सीधा पता है कि अगर हम कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो ये प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि अपने को तो 4 के अलोंग एक्सपेंड करने की जरूरत है, तो इट इज़ -1 × 1 -1 -4 दिया 12, तो यानी कि 13 चौक 52, माइनस का 52, तो डिटरमिनेंट आ गया। लेकिन उसने कहा है कोफैक्टर ऑफ सेकंड कॉलम का इस्तेमाल करके आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है।
अब देखिए बच्चों -52 तो अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -52 आ गई, और आंसर भी अपना -52 ही है। अब कोफैक्टर ऑफ द सेकंड कॉलम, तो देखिए ये क्या है भैया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका कोफैक्टर कितना होगा, -1 की पावर 2 + 1, एंड ये रो ये कॉलम डिलीट किया तो -1040। तो बाबा ये तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3 माइनस, और ये तो 0 - 0 दैट इज 0 ही आ जाएगा, ठीक है। सो एक तो सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए हम लोगों ने कोफैक्टर निकाल दिया। अच्छा, सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स निकालने हैं, अब हमको ये वाला कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ मच बच्चों, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर 2 + 2, और इसको अगर हम लोग ऐसे कर दें तो दिस इज 1440, तो ये आ जाएगा भैया पॉजिटिव, इट इज 0 - 16, तो यानी कि -16 आ जाएगा। अच्छा, अब कॉलम 2 में अपने को तीसरा एलिमेंट कौन सा है, ये, इसके कोफैक्टर चाहिए, तो C थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा, इट इज -1 की पावर 3 + 2, और ये 14 - 10, सो इट इज नेगेटिव ऑफ 0 + 4, तो यानी कि -4 आ गया। अब सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स तो हमारे पास आ गए, तो अब क्या करेंगे भैया, डेल्टा कैसे निकालेंगे, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स लूंगा मैं, ठीक है, और उनके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए 2 का कोफैक्टर तो कितना आ गया था, 0 आ गया था, और 3 का कोफैक्टर कितना आ गया था, -16 आ गया था, और 1 का कोफैक्टर कितना आ गया था, -4 आ गया था। तो ये भैया 0 और -48 -4 -52, तो सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके हमने क्या निकाल दिया है, डिटरमिनेंट निकाल दिया। तो यानी कि जो आज का लेक्चर था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही बेसिक सा लेक्चर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगला जो लेक्चर है, आई थिंक ये जो पिछले 3 लेक्चर्स रहे, जिसमें कि हमने एक में एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियरिटी, है ना, और उसके बाद जो हमारा उससे जो नेक्स्ट लेक्चर रहा, ठीक है, वो भी हमारा थोड़ा छोटा ही था, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था बच्चों, इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हाँ क्या चाहिए, 2 छोटे लेक्चर्स थे क्या, दो ही तो छोटे लेक्चर थे, 3 कहाँ हो गए, हाँ 2 ही तो छोटे लेक्चर है बाबा, हाँ, सो 2 ही थे यार, मैं भूल गया यार, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, क्या याददाश्त मेरी कमजोर हो गई है। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में एक छोटा लेक्चर और था, अब मेरे को समझ में आया, 3 लेक्चर थे जैसे। सो एक प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का पार्ट 2, वो भी छोटा लेक्चर था, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला लेक्चर भी छोटा था, और ये माइनस कोफैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट वाला लेक्चर भी हमारा छोटा सा ही रह गया, ठीक है। अब अगला जो है टॉपिक है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के अंदर हम लोग कोफैक्टर का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। एडजॉइंट के ऊपर सवाल करेंगे, प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल करेंगे, देन इनवर्स के ऊपर सवाल करेंगे, एंड देन लास्ट में हम लोग क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे, है ना। सो 3 more लेक्चर्स एंड डिटरमिनेंट विल बी ओवर, डोंट वरी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप की फ्री स्टडी मिली सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल। बच्चों कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए इन लेक्चर्स को, इसके नोट्स को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय बाय।